आपने लॉ में आने का फैसला कब किया, क्या वजह? प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन आपका प्लान एक होता है और एक अल्लाह पाक का प्लान होता है। 2016 में एक लॉ आया था, उसमें बड़ा शोर मचा था। लोगों ने कहा था आप लोगों ने तो हमारी तलाकें करवा दी। जहां तक खवातीन की विरासत का मामला है, अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिसमें उन्होंने डिटेल से बताया गया है कि खवातीन को विरासत के किसी भी मामले से, किसी भी राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। वैसे पाकिस्तानी एक मूवी है एक्टर इन लॉ, उसका जो हीरो है फहद मुस्तफा, वो उस मूवी के अंदर अपना टीवी, फ्रिज और एसी वगैरह लेकर अदालत पहुंच जाता है और बापड़ा वालों पर केस कर देता है लोड शेडिंग के खिलाफ। क्या रियल जिंदगी में भी ऐसा होता है? सर, जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच सर आपकी फॉर योर कमिंग। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपने लॉ में आने का फैसला कब किया और क्या वजह थी इसके पीछे? लॉ में आने का फैसला मेरा हादसाती तौर पे हुआ था। इनिशियली आई वाज अ बिजनेस स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एमबीए किया था और एमबीए के बाद मेरे प्लान्स बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन आपका प्लान एक होता है और एक अल्लाह पाक का प्लान होता है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि वो अल्लाह का प्लान था कि इसमें मुझे आना था और मैं आया। तो बाद में बिकॉज ऑफ माई फादर वाज एन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तो उनका एक वर्डिक्ट पास हुआ और मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन, ये एक था रीज़न थी। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरा, एक इनिशियल हर्डल्स मुझे फील हुई, जैसे कि एक यंग एडवोकेट को फील होती है बहुत से हवाले से, बहुत सी चीज़ों के हवाले से। कि आप चाहे वो गाइडेंस का हवाला ले लें, आप चाहे वो लर्निंग का हवाला ले लें, चाहे वो माशी प्रॉब्लम्स को देख लें, लेकिन जैसे आप ग्रूम करते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि हर प्रोफेशन के कुछ तकाजे हैं। तो वो तकाजे आपको सीखते सीखते फिर मैंने फिर जुडिशरी का एग्ज़ाम भी दिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों का समझ आई और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। उसमें कुछ एग्रीगेट वगैरह की वजह से मुझे नेक्स्ट चांस के लिए मुझे रेफ़र किया गया। लेकिन ऑल एंड ऑल मुझे ये पता चला कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स की वजह से इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं, ये उन चंद प्रोफेशंस में से है जिसमें आप सर्व भी करते हैं लोगों को, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग करने के अलावा आप सर्व भी करते हैं लोगों को। और अगर आप थिन लाइन डिफरेंस से इधर से उधर होते हैं, तो आप कहीं बहुत ज़्यादा नेकी कर रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब हो। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से ये काफी टफ प्रोफेशन है? टफ प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पे स्केल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की तरह का कोई पे स्केल नहीं है, कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा ये कि लोगों के आने का मकसद क्या है, वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आने का मकसद कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है या आपको कोई किसी लॉट का हिस्सा बनना है, आपको नारेबाजी करनी है या शो ऑफ करना है, तो यू विल स्ट्रगल। अगर आपका कोई गॉडफादर मौजूद है लॉ के प्रोफेशन में, तो फिर तो आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेंगे। इफ़ यू हैव एन अल्टरनेट बिजनेस ऑप्शन, तो फिर भी आप कह लेंगे कि इकोनॉमिकली आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप स्टूडियस हैं, मेहनती हैं, तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और ये अल्लाह पाक का वादा है, हमारा बिलीफ है एज ए मुस्लिम। तो मैंने इस रूट पे बिलीफ रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ आप अपना काम करते रहें, अल्लाह ताला पे ऑफ करता है आप हुनरमंद बने। आपका हुनर कोई भी है, आपका स्किल कोई भी है, आइदर इट्स अबाउट ड्राफ्टिंग, आपकी लिटिगेशन स्किल है, आपके कन्विंसिंग स्किल्स हैं, या फिर आप क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी स्किल जिसकी वजह से आपकी एक रेपो बन जाती है, तो वो ट्रैवल करती है, आज नहीं तो कल वो ट्रैवल करती है, और इट ऑलवेज पेज। मेरा तो ये बिलीव। सर हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है या पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना? देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। ठीक। तो आइडियली हमारा लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, ये तीन चीजें, तीन जो ब्रांचेज हैं, ये अलग अलग होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको ट्रिकोटोमी ऑफ पावर्स कहा जाता है, इनको अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाते हैं एक दूसरे से, और उसकी कई रीजंस जो हैं, ये हमारी पुअर लेजिस्लेशन भी है, जहाँ कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उसके ऊपर केसेस भी दायर होते हैं और हुए भी हैं। लेटेस्ट जो 26th अमेंडमेंट है, जो बड़ी हिट की गई है, कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस डिस्कस हुआ, और बहुत सारी और चीजें थी जो कि मीडिया पे चलता था। बिल्कुल। तो उन चीजों की वजह से
हमारी जो जुडिशरी है वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप हो जाती है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट किया जाए तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और Right. अपॉइंटमेंट, ये कहीं ना कहीं हैंडीकैप, लेकिन वर्किंग जो है उसको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है एपिलेट फॉरम्स के जरिए, रिविजनल फोरम के जरिए, या सही। लीगल रेमेडी मौजूद है। इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारी को, वो पूरे का पूरे जुडिशरी को ही कह देते हैं कि नहीं जी जुडिशरी पैरालाइज्ड है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आप इसको अगर बड़े सिनेरियो में देखें तो जुडिशरी के पास अभी भी पावर्स हैं। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए या किसी और तरीके से मफलूज करने की कोशिश की जाती है, और जो गलत है, नहीं होना चाहिए, उसको सेपरेटेड रहना चाहिए। लेकिन आम वर्किंग भी तो हो रही है ना। रोज हाई कोर्ट में 150 केस एक कोर्ट में लगे होते हैं, इसी तरह लोअर कोर्ट्स हैं वो वर्किंग कर रही हैं, तो वो बायसनेस के ऊपर भी हमारे पास रेमेडीज मौजूद है, वो कोई नहीं देखता। राइट। तो अगर उसको आप स्ट्रिक्टो सेंसो में देखें तो जुडिशरी इम्पार्शली भी वर्कआउट कर रही है डेली डे टू डे केसेस के ऊपर। अगर ऐसा ना हो तो लोगों का तो कोर्ट से ट्रस्ट ही खत्म हो जाए। आप ये देखें कि लोग पुलिस थानों में कम जाते हैं, अदालतों में ज्यादा जाते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब है ट्रस्ट कोर्ट्स पे अभी भी है। तो मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनल इसमें एक इनपुट है कि लोगों का कोर्ट्स पे जो ये ट्रस्ट है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स की वजह से शेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उसकी रीजन जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के ऊपर, वो एक अलग है। वर्किंग ठीक होती है एक्सेप्ट सम हाई प्रोफाइल केसेस जो कि डिबेटेबल इशू। तो मतलब सर आपके कहने का यही है कि जुडिशरी के पास अभी भी पावर्स मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है एडमिनिस्ट्रेशन के मामले एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, और वो भी इसलिए कि जब एक खास तरीके का रखा गया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का आर्टिकल 175 में, Right. और उसके अलावा जुडिशियल पॉलिसीज मौजूद थी, आर्टिकल्स मौजूद थे, जब उसमें थ्रू आउट अमेंडमेंट कर दी गई 26वीं अमेंडमेंट के जरिए, और Right. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इंसर्ट कर दिए गए, तो वो बहुत गलत किया। उसकी वजह से आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी उसमें इंसर्ट करने लग गई, अपॉइंटमेंट करने लग गई जजेस की, वो बहुत गलत हुआ। अब पहले जो था वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, लेकिन अब पार्लियामेंट्री बेंचेस कर रहे थे, जैसे हाई कोर्ट के जजेस कर रहे थे, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते थे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट। बिल्कुल। अब उन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो सबसे ताकतवर होता है अगर देखा जाए, जो कि जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी पब्लिक एक्शन का, बेशक। उसके लिए भी पार्लियामेंट्री कमेटी को इंसर्ट कर दिया। तो इसके पीछे जो हमेशा हम कहते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या थी, इंटेंट सही थी। तो हम कहते हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट, वो क्या था, तो इन लेटर एंड स्पिरिट यही ऑब्जेक्शनेबल है, और उसकी वजह से हम सफर करते हैं। तो मेरा आपके जो क्वेश्चन है उसके हवाले से मेरा सिर्फ ये कहना है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट 100% होती है या वो नहीं होती। तो इस वजह से जब भी हमको इस तरह का मैटर आता है, क्योंकि सुओ मोटो भी खत्म कर दिया गया, जो कि उसको एक कंट्रोवर्शियल कह दिया जाता था। हाँ, उसकी कुछ चीजों के ऊपर, कुछ केसेस के हवाले से सुओ मोटो को कंट्रोवर्शियल कहा जा सकता था। थ्रू आउट 100% सुओ मोटो को कंट्रोवर्शियल नहीं कहा जा सकता था। वो बड़ा जरूरी था पब्लिक एक्शन के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, कोर्ट्स में जो वर्किंग हो रही है उसमें लोगों का ट्रस्ट बहाल होना बहुत जरूरी है। सर हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि एक आम आदमी को कितने % मालूम होता है कि उसके लीगल राइट्स क्या है, और उसे कैसे हम आगे फर्दर लीगल राइट्स की जो है अवेयरनेस दे सकते हैं? हमारे मुल्क में आप सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात हो रही है Right. या उन सिटीज़ की बात हो रही है जो अंडर प्रिविलेज्ड सिटीज़ हैं। सही। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड सिटीज़ की बात कर रहे हैं, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा इम्प्रूव्ड है एज कम्पेयर टू अंडर प्रिविलेज्ड सिटीज़, जैसे जनूबी पंजाब हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया। तो यहाँ पे लोग अपने माशी सर्कल में ही इतना ज़्यादा घूम रहे हैं कि उनको नहीं पता, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ लीगल इंसाइट है, या मिसगाइडेड है वो लोग। इसके हवाले से वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने एक सर्वे भी किया था तकरीबन 8 साल पहले, और उसके बाद कोई इस तरह का गैलप वगैरह नहीं हुआ, कोई सेंसस नहीं हुआ, और उन्होंने कहा था 82% लोगों को पाकिस्तान में बस ये पता है कि 2 साल में हमारे साथ कई लीगल मसले हुए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बाकी उनको ये पता है कि जब उनको मसला होता है वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि इस मसले को कैसे हल करना है।
तो इसका मतलब है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो दोस्त है या रिश्तेदार है या जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। तो यहाँ पे ऐसा। बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को फिल करने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वैसे सोर्सेज मौजूद है, टेस्टिमोनियल्स मौजूद है, लेकिन इस पे कभी वर्कआउट नहीं हुआ प्रॉपरली। इंटरनेशनल तंजीमें जो भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन लोकली प्रॉपरली कोई काम नहीं कर रही। अब इसमें इंफॉर्मेशन का जो फुकदान है वो बहुत ज़्यादा है। ये तो एक उन्होंने एस्टिमेट लगाया, कोई 3-4 हज़ार ऑडियंस को लेके उनसे एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन जो हम एज ए लॉयर देखते हैं, जितने भी लोग आते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई नॉलेज नहीं है। और अगर कोई नॉलेज है भी सही, तो वो कहते हैं ना, आधा इल्म जो है ना पूरे इल्म से भी खतरनाक है। मतलब वो आधा इल्म इतना खतरनाक नॉलेज है कि वो उसको समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से डसे हुए आते हैं। वो इधर से डसे हुए आते हैं, वो दूसरी जगह से डसे हुए आते हैं, 4 जगहों से चक्कर काट के आते हैं और 4 साल गुजार के आते हैं, तबाह करके आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पे वर्कआउट कर लिया जाए सिर्फ लीगल अवेयरनेस के ऊपर, तो लोगों के कई मसले घर बैठ के भी हल हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हमारी एजेंसीज, जैसे कि साइबर क्राइम एजेंसी है, बाकी हमारे जो पोर्टफोलियोज है, वो ऑनलाइन काम करने लग गए। मैं कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट में आने से पहले ही आपके मामले रिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि अगर किसी के ऊपर कोई झूठा पर्चा दे देता है, कोई भी मुखालिफ पार्टी या पुलिस वाले ही, तो वो उससे निकलने के लिए क्या इकदाम कर सकता है? इसकी एक प्रोविजन है सीआरपीसी में, हमारा जो फौजदारी कानून है। मैं आम लोगों की एक आम फहम तरीके से बता देता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई झूठा पर्चा हो जाता है और फॉल्स एक्यूजेशन लगाई जाती है, वेक्सेशियस प्रोसीडिंग होती है, और आप डिक्लेयर हो जाता है कि ये झूठा पर्चा था, तो आप उससे कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं। तो वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 250 सीआरपीसी का, उसके जरिए। लेकिन शुरू में साबित करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको रिगर्स ऑफ ट्रायल फेस करने पड़ जाते हैं, आपको उसकी परेशानियां भी फेस करनी पड़ जाती हैं। हाँ, अगर आपके पास कुछ मौजूद है, कोई ऐसा ठोस सबूत मौजूद है, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो आप इनिशियली वो पुलिस के पास जमा करवा सकते हैं। आप पुलिस को जमा करवाएं, आप अपने काउंसिल को जमा करवाएं कि वो कोर्ट में पेश करें, और वो 249 की दरखास्त होती है अगर मजिस्ट्रेट के पास आपका केस चला है, वहाँ पे चलान पेश हुए, या 265 की एक एप्लीकेशन होती है अगर आपका सेशन कोर्ट में आपका केस चला है, तो आप इनिशियली ही वहाँ से एक्विट हो सकते हैं, बरी हो सकते हैं। लेकिन ठोस सबूत होने बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स का जितना भी सिस्टम है वो सबूत पे चलता है या गवाही पे चलता है। गवाही होगी जब ट्रायल चलेगा, तो उससे पहले अगर आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, आपके पास सबूत मौजूद है, तो उस सबूत की बेस पर आप एक्विट हो सकते हैं। मैं इसमें एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप अपने जितने मामलात करते हैं, चाहे आपके चेक के मामलात हैं, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें बहुत विजिलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेजिस्लेशन बड़ी सख्त हो गई है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस में लेजिस्लेशन बड़ी सख्त हो गई है, उसमें सजाएं भी सख्त हैं, उसमें पकड़ धकड़ भी बड़ी सख्त है। कल को अगर हम ब्लेम करते हैं लॉ के ऊपर, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने भी गलतियां बहुत ज़्यादा की। क्या हमने ट्रांजैक्शंस करते हुए उसका पेपर वर्क पूरा किया था? अगर हमारा पेपर वर्क पूरा नहीं था, हमने सब भरोसे के ऊपर ही देते गए, तो फिर गलती तो हमारी है। भरोसे के टूटने की सजा भी तो हमें मिलनी चाहिए ना, फिर हम वही फेस करते हैं। अच्छा सर, इस बात में बताइएगा किस हद तक सच्चाई है कि एक खाली चेक बॉम्ब की हैसियत रखता है? बिल्कुल, इट इज अ बॉम्ब, राइट। वो है बॉम्ब। उसकी वजह यह है कि आपका सारा मामला किसी ने खाली चेक की बेस पर आपको हैंड ओवर कर दिया, आपके मामले पे बिलीव कर लिया। या तो आपका और उसका रिलेशन ऐसा हो कि आपने किसी और तरीके से उसके साथ किया हो। मतलब किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। राइट। बोगस चेक जो है वो एक बॉम्ब है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर बड़े फ्रेश केस लॉज आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उसने ये डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये मेंशन किया गया है कि आप अगर किसी से चेक की मद में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब यू हैव रिलाइड अपॉन दैट पर्सन सैंक्टिटी। राइट। उसकी सैंक्टिटी पे आपने रिलाई किया और उस चेक के ऊपर आपने रिलाई कर लिया, उस पर साइन कर दिया। पीछे जो भी मामला आते हैं वो डिसाइड होंगे कोर्ट प्रोसीडिंग में, लेकिन अब तो आपने उसके भरोसे को शेक कर दिया, वो बाउंस हो गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है चेक को, चाहे वो चेक हो, चाहे वो प्रोनोट हो, चाहे वो एक दो और चीजें हैं, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। ये सारी चीजें
ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, ये कभी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा आप घर में भी ना रखें, अपनी बीवी की पहुंच से भी दूर रखें। राइट। उसकी रीज़न ये है, ये आपकी यूँ समझिए सेफ चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें। मैंने ऐसे बड़े मामला देखे हैं जिसमें दो बिजनेस पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक एक रिफ्ट पैदा होता है। अब किसी के चेक, आपके आधे चेक अपने पार्टनर के पास है जिनके साथ 15-20 साल पुराना ताल्लुक है, बिल्कुल। उसकी कुछ चीजें खाली पेपर ही, खाली सफा भी दूसरे के पास है, और थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है और वो चेक मिसयूज हो जाता है। अब आप उस चेक के सिग्नेचर हुए हुए को साबित करते करते 2 साल लगा देंगे, लेकिन इनिशियली पुलिस आपको अरेस्ट कर देगी। अब आप इसको लीगल लेक्यों ना कहें, पुलिस की हाई हैंडेडनेस कहें या कुछ भी कहें, लेकिन आपने गलती की थी, बेशक आपने चेक हैंड ओवर किया था। तो चेक्स के मामलात में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के मामलात में आपको विजिलेंट रहना चाहिए। कभी भी, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, आप हैंड ओवर ना करें। और अगर कर रहे हैं तो उसके तकाजे पूरे करें, साथ में स्टाम्प पेपर लगाएं और उसमें रीजन लिखेंगे आप क्यों उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है। आइदर इट्स अ फॉर्म ऑफ गारंटी, या ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज हो रहा है, फिर उसको इंश्योर करके उसके हैंड ओवर करें, काम कंप्लीट करें। मेरे ख्याल से सुन्नत भी यही है कि सबसे पहले आप जब भी कोई मामला करते हैं तो उसको तहरीर कर लें। तो आप तहरीर कर लेंगे तो आपका कोई मामला खराब नहीं होगा। हम सुन्नत से दूर हुए हैं, इसीलिए हमारे मामला खराब। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि औरत के लीगल राइट्स के हवाले से, जैसे घर के मामलात होते हैं, कुछ मर्द अपने जो हस्बैंड्स होते हैं अपनी वाइफ्स को मारते पीटते हैं, तो उस हवाले से कुछ औरतें जो है घर में ही दबी रह जाती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा इकदाम? आया कि वो कोर्ट जाएं, आया कि वो पुलिस स्टेशन में राब्ता करें? इसमें 2016 में एक लॉ आया था, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2016 का। उसमें बड़ा शोर मचा था, लोगों ने कहा था आप लोगों ने तो हमारी तलाकें करवा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ में जब किसी को कोई हाथ भी लगाता था तो खवातीन ने शिकायतें करना शुरू कर दी थी, और उसमें जो ऑफिसर्स थे, मजाज ऑफिसर थे, वो उसमें कंप्लेंट बना के कोर्ट में जमा करवाते थे और प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेते थे। तो वो जो वुमेन थी, खवातीन थी हमारी, वो घरों में बैठ के एक तरह का स्टे ऑर्डर ले लेती थी, आप हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मतलब ये एक स्टे ऑर्डर मिल जाता था उनको। ये बड़ी अगर नई लोगों को पता तो ये पता होना चाहिए कि खवातीन को स्टे ऑर्डर मिल जाता था, मतलब प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल जाता है सही कि आप हमें हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि वो उसी घर में रह सकती हैं जो उनके हस्बैंड का घर है, और जब तक कोर्ट उनको अलाउ नहीं करती, उनको खाना पीना हर चीज विद ऑनर एंड ग्रेस मिलता रहेगा। राइट। और उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, सेपरेट रूम में रखा जाएगा, जस्ट लाइक अ वीआईपी गेस्ट। राइट। तो वो ऑर्डर मिल जाएगा। तो वो एक लॉ था जिसकी वजह से फिर कई लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई, कई हस्बैंड्स को जब वो बाहर निकलते थे तो डिवोर्स दे देते। तो हमारे ये जो रवैये हैं वो ये है कि यहाँ पे कोई भी जेल नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो बदनामी नहीं बर्दाश्त कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, अब डोमेस्टिक वायलेंस आप फिजिकल नहीं कह सकते सिर्फ, ये आपकी साइकोलॉजिकल भी है, मेंटली भी है। राइट। ये डेली बेसिस पे होती है। आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि खवातीन के साथ किस हद तक वायलेंस होती है। आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हम डेली लाइफ में हर घर की कहानी है कि वो किस हद तक वायलेंस है। हमारे अपने प्रोफेशन में हमारे सामने आती है कि कोई स्पेयर नहीं करता, और उसकी जब हम फरोलते हैं उस मसले को कि वो उसकी रूट कॉज क्या है, तो रूट कॉज में फिर हमें जितनी भी रीजंस मिलती हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं, एक दूसरे के डिफरेंसेस के साथ उनको बर्दाश्त नहीं करते, और फिर जब बर्दाश्त नहीं करते हैं तो हाथ उठता है। Right. या फिर एक दूसरे को टीज करते हैं, एक दूसरे की प्राइवेट चीजें को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो इज्जत है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लॉ जो है उनके लिए मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाएं कोर्ट में, लॉ बहुत है इसमें। वो वाला जो एक्ट बता रहा हूँ आपको 2016 का, वो भी मौजूद है। इसके अलावा हरासमेंट के लॉज भी मौजूद हैं, बहुत सारे लॉज मौजूद हैं। लेकिन आपका फोकस क्या, अगले को सजा देना या घर आबाद करना, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है, हमारा दीन तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करता, अगर आपको लगता है कि आपका घर बच सकता है, आप बसा सकती हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको सेटल करने की, किसी तीसरे को बीच में ला के, बड़ों को बीच में ला के, क्योंकि इस तरह की लेजिस्लेशंस का फायदा
हर केस में नहीं होता, हर घर में नहीं होता, वो उल्टा नुकसान हो जाता है। मैंने पर्सनली पेन लेके कई केसेस में कोर्ट से बाहर निकाला लोगों को कि जाएं अपना घर बसाएं, कुछ नहीं रखा इनमें। आप 10 और वकीलों के, मुंशियों के, बैलिफ्स के, कोर्ट रीडर्स के या कहीं पे भी पैसे जो है ना उनके बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, 10 और केस बन जाएंगे। लेकिन बेसिकली चीज ये है कि जाए अपना घर आबाद करें। मसला लॉ का नहीं है, मसला लेजिस्लेशन का नहीं है, प्रोटेक्शन का है। हाँ, जहां पे इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो कि घर में रहना मुश्किल हो जाए, वहां पे जो अर्जेंसी है वो आप उसको नॉक करें कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन कोशिश करें उसको प्रोलॉन्ग ना करें। अच्छा सर, हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि शोहर की प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी वाइफ का कितना हक है, और अगर है तो कितने %? इसमें तो लॉ में कुछ डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में हिस्से डिक्लेयर्ड है। कुरान पाक में हिस्से मौजूद हैं और बड़े डिटेल से मौजूद हैं कि जैसे शोहर की डेथ होती है उसके बाद वाइफ का जो है 1/8 है। जी। मतलब हर इंसान को तकरीबन पता है 1/8 है। और अगर मतलब बेटियां ही हैं उसमें उसके शेयर थोड़े से चेंज हो जाएंगे, 1/8 की बजाय उसका 1/4 हो जाएगा, बेटी का हाफ हो जाएगा। अगर एक बेटी है बाकी ज्यादा बेटियां हैं तो फिर बेटियों का 1/4 चला जाएगा, वालिदैन को भी 1/6 मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी वो डिवीजन की प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन 1/8 और 1/4 अगर एक से ज्यादा बेटी है, इस तरह का प्रिंसिपल है। ये शेयर जो है वो कुरान पाक में लिखे हुए हैं, इस पे तो हम कभी भी इधर उधर हो ही नहीं सकते हैं। इसके ऊपर बल्कि आयत भी है कि विरासत के कानून खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी समझाएं, ये लाजिम है। और इस पर हमारे जो है जितनी भी दीनी किताबें हैं उसके हवाले से बड़ी डिटेल में मौजूद है। विरासत के मामलात के ऊपर हमारा जो लॉ है प्री पार्टीशन शरीयत एंड एप्लीकेशन एक्ट 1939 का वो मौजूद है। फिर हमारा जब 47 के बाद आया था फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसमें सक्सेशन का एक बड़ा अहम आर्टिकल मौजूद है, आर्टिकल 4। तो उसमें फिर एक कंट्रोवर्शियल एक सेक्शन ऐड किया गया था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 4। उसमें ये कहा गया था, पोते के हवाले से एक मसला आया था कि अगर वालिद जिंदगी में ही फौत हो जाता है तो दादा की विरासत मिलेगी पोते को या नहीं मिलेगी। ये बड़ा ज्यादा घूमा था ये मसला कि नहीं, शरीयत ये कहती है कि अगर वालिद फौत हो गया तो दादे की विरासत नहीं मिलेगी पोते को, ये शरीयत कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि नहीं, पोते को मिलेगी। तो ये दो एक डिफरेंट व्यूज आ गए। इस पर मौलवी हजरात हमारे बड़े चीखे थे, उन्होंने कहा था शरीयत के खिलाफ फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कई कुरान पाक की आयात और सुन्नत का हवाले देकर उस पर ये डिसाइड किया, और अभी भी ये मैटर लिस्ट पेंडिंग है। अभी भी इस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, क्योंकि ये रिव्यू में पड़ा हुआ है शरीयत एपीलेट बेंच में सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी फिलहाल जो है यही डिसाइड है कि अगर वालिद की डेथ हो जाती है और दादे की विरासत आती है तो पोते को वो हक मिलेगा। इस पर कई लोग सवाल भी करते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल, और हमारे पास लोग भी आते हैं, लेकिन इसी कंफ्यूजन की वजह से कि शरीयत कुछ कह रही है, कानून कुछ कह रहा है, तो फिर एक्चुअली इसमें क्या है आंसर? आंसर यही है कि वो मिलती है विरासत। साल 2 इस पर शरीयत कोर्ट ने डिफरेंट व्यू दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी आयतों का उस हवाला देकर उस फैसले में बड़ी डिटेल से उसमें बताया। जहां तक खवातीन की विरासत का मामला है, अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया गया है कि खवातीन को विरासत के किसी भी मामले से, किसी भी राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। कस्टम की बेस पे भी नहीं, ट्रेडिशन की बेस पे भी नहीं। अगर उसकी शादी हो जाती है दूसरी, शोहर की डेथ के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है, तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर उसको विरासत मिलेगी? बिल्कुल। अगर वो शादी पहले कर लेती है फिर उसे विरासत नहीं मिलेगी। अगर विरासत लेके शादी करती है तो फिर वो विरासत ले सकती। इस पे हमारा दीन बिल्कुल क्लियर है, कोई सख्ती नहीं। अच्छा सर, इसमें विरासत के हवाले से जैसे लड़के का एक हिस्सा और लड़की का आधा हिस्सा होता है, लेकिन अगर बाप चाहे अपनी मर्जी से तो क्या वो उसे बराबर भी तकसीम कर सकता है? इस पे एक चीज बड़ी क्लियर है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, बड़ा गुस्से में, बड़ा डिस्टर्ब था। उसने कहा कि मैंने अपने वालिद पे केस करना। सही।
मैंने कहा क्यों करना है? तो उसने कहा कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी सिस्टर को दे दो। तो वो तो नहीं दे सकता, इस पे तो कुरान पाक में हिस्से डिसाइड किए हुए हैं, तो वो कुरान पाक से हटके कैसे कर सकता है? सही वो विरासत के कानून से हटके कैसे कर सकता है? मैंने उस पर केस कर। सही तो मैंने उसको बैठ के समझाया, मैंने कहा मोहम्मद फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर, वो अपनी जिंदगी में चाहे तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी अजनबी को भी दे सकता है, राइट। सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, किसी अजनबी को भी दे सकता है। कहते हैं यार आधी प्रॉपर्टी हमारी विरासती है, आधी खरीद करदा है, वो तो रुक सकती है। सही मैंने कहा वो भी दे सकता है, खरीद करदा भी दे सकता है, विरासती भी दे सकता है। इसलिए हमारे कल्चर में सिर्फ मॉरली वालिद के पैर नहीं दबाए जाते, बिल्कुल। इसलिए भी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग फादर होता है, स्ट्रॉन्ग फिगर होता है। तब उसको कुछ हवाले बताए, कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स बताई, कुछ केस लॉस के हवाले बताए, समझाया, तब उसे समझ में आया कि आप किसी भी सूरत में वालिद को बाईपास लीगली भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, दूसरा इस हवाले से बताइएगा कि आजकल जैसे लड़के और लड़कियों की फोन पर दोस्ती हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को अपना डाटा शेयर कर देते हैं, पिक्चर्स वगैरह, और फिर बाद में जब उनकी दोस्ती खत्म होती है तो कुछ लड़का या लड़की वाली साइड से एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से क्या कानून मौजूद है या क्या राइट्स मौजूद है? इसमें बहुत सख्त कानून मौजूद है। इस पे मैं उन तमाम खवातीन से कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस हवाले से ब्लैकमेल हो रही हैं, हरास हो रही हैं, तो उनको हरास होने की, ब्लैकमेल होने की कोई जरूरत नहीं। सही। उसमें बड़ी क्लियर गाइडलाइंस साइबर लॉ में मौजूद है, जिसमें जुर्माना भी बहुत ज्यादा है, सजा भी बहुत ज्यादा है। बस वो ब्लैकमेल ना हो, हरास ना हो। 5 साल की सजा है, 50 लाख तक जुर्माना। सही। लेकिन उससे पहले ये 3-4 चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। आपका कोई प्रोफाइल बना हुआ है फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी सोशल ऐप पे, अगर वो कोई हैक भी कर लेता है, सिर्फ हैक, राइट। इसको लोग इतना केयरलेस लेते हैं कि इसको रिपोर्ट तक नहीं करते। बिल्कुल। उसकी भी 2 साल सजा है और 10 लाख तक जुर्माना। राइट। अगर हैक करके उसमें किसी को पोस्ट करके मैसेज करता है तो वो 3 साल सजा और जुर्माना बढ़ जाएगा। राइट। अगर हरासमेंट की बात आ जाती है, जैसे आपने कहा है, तो वो बड़ा सीरियस ऑफेंस है, जिसमें 50 लाख तक जुर्माना और 5 साल की सजा, और ये बेलेबल नहीं है। सही। और आपको क्या लगता है कि हमारी जो साइबर फोर्स है वो इतनी ज्यादा इसमें विजिलेंट है, इसमें सीरियस है कि अगर वो बंदा दुनिया के किसी कोने में भी है, उसको लगता है वो उंगलियों में नचा लेगा, वो ट्रैक वर्ल्ड के कर किसी लेते भी हैं। कोने में वो मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे साइबर लॉ में एक चैप्टर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। राइट। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से मतलब ये है कि वो चाहे आईपी एड्रेस चेंज कर ले, सही। चाहे उसने हॉटस्पॉट लगाया हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, उस मुल्क के लोग एजेंसीज ताउन करके उसको रिपोर्ट कर देंगे, यहाँ पे राइट। पूरे कवायद भेज देंगे। और इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजीज मौजूद है, वो आपकी सोच है वो कितने ज्यादा सीरियस और हाई लेवल की है। सही। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल होके अपना सारा कुछ, अपना कैरेक्टर, अपनी रेप्यूट, अपनी फैमिली सब तबाह कर देते हैं, पैसों का ज़ियान करते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, इसकी एक वेबसाइट है और गवर्नमेंट की है वेबसाइट, nr3c.government.pk है, आप गूगल से भी सर्च करें, आपको मिल जाएगी साइबर क्राइम कंप्लेंट। आपको डर ये लगता है कि हमारी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी, हमारी ये, वो तो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गई है, बेशक, बिल्कुल। और इतनी बुरी तरह हो गई है कि आप रिवर्स गियर नहीं लग सकता। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। राइट। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने कंप्लेंट लॉन्च करनी है, वहां पे आपको जो मुतलका ऑफिसर मिलेगी वो भी फीमेल मिलेगी। उनका सिस्टम बहुत अच्छा है और सब कुछ ऑनलाइन है। आप उनके साथ एटलीस्ट हेल्पलाइन पे कॉल तो करें। आपने नहीं प्रोसीड करना, ना कीजिएगा, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रेप्यूट ऑफ योर फैमिली एंड फॉर योर ओन सेक कॉल जरूर करें हेल्पलाइन पर, अपना नंबर सेव कर लें, उनका जो हेल्पलाइन का नंबर। बहुत सीरियस पेनल्टीज हैं और पनिशमेंट्स हैं, जो कि आम हालात में, क्योंकि अब सारा सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल ऐसा। लोग नहीं करते। मुझे अक्सर ये नहीं, जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कंसल्टेंसी करता हूँ, तो लोग ये पूछते हैं कि इसमें क्या, कितनी सजा है, इसमें क्या हुआ। तो लोगों को जब पता चलता है अच्छा इतनी सजा है, तो फिर वो भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा। तो इसमें काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 2016 का, टीका कहते हैं उसको। सही। देखिए, ये तो चीज काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुई कि आपने बताया कि सर इंटरनेशनली भी ये लॉ बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है
और दूसरे कंट्रीज बाउंड है इसमें हमें कोऑपरेट करने के लिए, जैसे हम उनको कोऑपरेशन करने के लिए बाउंड है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी को अदालत तक पहुंचने में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि जब कोई आदमी कोर्ट तक पहुंचता है तो उसको पहले से पता होता है कि मुझे परेशानी होती है। Right. एक स्टिग्मा उसके साथ अटैच है, उसके सही। जहन में एक स्टिग्मा अटैच है कि कोर्ट जाने से पहले ही मेरे मामला हल हो जाए। क्या सही। हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहला तो उसको हर्डल डोमेस्टिक हर्डल होता है, घर वाले ही नहीं मानेंगे। स्पेशली मैं औरतों की बात कर रहा हूँ, बुजुर्गों की, बच्चों की, उनके मामला के हवाले से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ही सबसे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर वो इन हर्डल्स को क्रॉस कर भी लेता है तो दूसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। राइट। हमारे इकोनॉमिक हालात ही ऐसे नहीं है कि हम ये वाले शान अंदाज अपना सकें बिल्कुल। या अदालतों के चोंचले बर्दाश्त कर सकें, नहीं कर सकते। और अगर चले हम ये हर्डल्स बर्दाश्त कर भी लें तो कोर्ट के धक्के कोई नहीं खा सकता। उन Right. धक्कों से बचने के लिए हम लाखों की सुलह कर लेते यही बात। हैं। ये है सबसे बड़ा डिलेमा, सबसे बड़ा डिलेमा है। और इस डिलेमा की वजह से हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। इसी वजह से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग बहुत इनकरेज की गई है। और पिछले कुछ सालों में, 8-10 सालों में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस की तरफ से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को इनकरेज किया गया। एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस रही है कि आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने डिस्प्यूट्स को अल्टरनेटिव चैनल्स पे रिजॉल्व करें। लेकिन पाकिस्तान में कभी इसका वजूद नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। Exactly. इवन आपके जुडिशरी के एग्जाम्स में इसका सिलेबस में इंसर्शन होना बहुत बहुत क्रूशल है। तो अब लेकिन हमारे जो छोटे शहर है, जनूबी पंजाब है, उस पर अभी इसका वजूद नहीं है, अभी भी कट पंचायतें चलती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उन कट पंचायतों का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है प्रॉपर। वो आज भी या थाने वाला कर रहे हैं, या कोई लंबरदार कर रहा है, या कोई मोजिज बरादरी का कर रहा है, लेकिन वो बायस्ड होता है। अब आपको ये नहीं पता कि आर्बिट्रेशन का एक एक्ट मौजूद है 1940 का, उसका एक अवार्ड जारी होता है और वो अवार्ड कोर्ट में एडमिसिबल होता है। राइट। अगर आप ये प्रॉपर चैनल से चल लें तो वो आपकी जो कट पंचायत वाली प्रोसीडिंग है उसकी भी एक वैल्यू हो जाएगी। राइट। लेकिन वो कोई नहीं करता। ये भी अवेयरनेस का ही कहीं ना कहीं फुकदान है हमारे माशरे में। आपके उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि हमारे जो हर्डल्स हैं एक आम आदमी के लिए वो कोर्ट में जाने के लिए, वो बेसिकली तो आपके डोमेस्टिक, फाइनेंशियल और ये सारे हर्डल्स हैं। लेकिन उसके अलावा आप अगर, अच्छा दूसरी बात ये है कि आपको ये पता होता है कि मैंने यहाँ जाना। आपको ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं कहीं ऐसी जगह पे ना चला जाऊं कि 10 और मसलों का शिकार हो जाऊं। तो आपको ये, आप ये सोच के जाते हैं कि मैंने यहाँ जाना है, तो ट्रस्ट का भी फुकदान है। बेशक। आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहीं मैं हैंडीकैप तो नहीं हो जाऊंगा, मैं विक्टिम तो नहीं बन जाऊंगा किसी और का, मैं किसी पे केस करते करते कहीं मेरे ऊपर तो केस नहीं हो जाएंगे, या मैं कहीं और प्रॉब्लम्स का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप है। अगर इनको एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है इसका कोई हल निकल सकता है। अच्छा सर, जो खुली कचहरी का कंसेप्ट है हमारे लोगों के जहन के अंदर, और आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर काफी पुलिस अफसरान जो है ये ओपन कचहरी वाला कंसेप्ट जो है आजकल आम कर रहे हैं, तो क्या ये भी इफेक्टिव है? इन अ सेंस इसको मैं एडीआर ही कहता हूँ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको कहा। बिल्कुल। खुली कचहरी अगर ये न्यूट्रल हो जाए, कई पुलिस वाले जो गुजरांवाला में, उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा चली हैं। हाँ जी, बिल्कुल। गुजरांवाला में, गुजरात में उन्होंने बड़ा अच्छा वर्कआउट किया, लेकिन अगर वो प्रमोशन से ज्यादा वाकई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट जाएगा। आज भी हमारे जो गरीब खित्ता है जनूबी पंजाब का, लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा पैसे खर्च करके, धक्के खा के कोर्टों में ना जाना पड़े और उनका जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कोई फॉरम मौजूद नहीं, ऑथेंटिक फॉरम कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए उनको मजबूरन कोर्ट में जाके 10 जगहों पे पैसे खर्च करके धक्के खाने पड़ते हैं। और ये खुली कचहरी उसी की एक तरह है हाँ जी। कि आप कहीं ना कहीं एक मुतलका अफसर के पास तो जा रहे हैं, शिकायत जमा करवा रहे हैं, उसकी कोई रिड्रेसल हो रही है, वो एश्योर करवा रहे हैं आपको, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं। और अगर वो बन भी गया तो वो 3 दिन से ही काम करेगा, चौथे 5वें दिन कौन पूछेगा कौन नहीं, और वहां पे भी धक्के ही खाने पड़े, कोई पता नहीं। तो असल प्रॉब्लम आम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्या उसको सफर करना पड़ेगा या वाकई रेमेडी मिलेगी। वैसे पाकिस्तानी एक मूवी है एक्टर इन लॉ, उसका जो हीरो है फहद मुस्तफा,
वो उस मूवी के अंदर अपना टीवी फ्रिज और एसी वगैरह लेकर अदालत पहुंच जाता है और बापड़ा वालों पर केस कर देता है लोड शेडिंग के खिलाफ। क्या रियल जिंदगी में भी ऐसा होता है? रियल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लोड शेडिंग के ऊपर कुछ केस लॉज आए। राइट। उनके साथ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो उनका टीवी फ्रिज वगैरह ये होता है, वो लोड शेडिंग की वजह से, बार बार बिजली आने जाने की वजह से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाता है। बिल्कुल। आपके वो एक तरह के डोमेस्टिक आइटम्स हैं, Right. और डोमेस्टिक आइटम आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो जल जाती है उसकी वजह से, लाइट अप डाउन होने की वजह से, तो बेसिकली आप उसको केस नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आप उसके कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस भी तो यूज़ कर सकते हैं जो आपने नहीं किए। हाँ, आपके ब्रेकर लग सकते थे, आपकी और चीज़ें लग सकती थी, तो मुश्तरी होशियार बाश। बिल्कुल। तो आपने उसका प्रिकॉशन नहीं लिया तो उसका बिल आप भावना पे तो नहीं पार सकते। हाँ, दूसरी चीज़ें ये है कि अगर आपने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, आपकी सारा वायरिंग ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, मैं ना लाइटर नोट बता रहा हूँ, तो फिर भी अगर आपके साथ ये सब कुछ होता है, जो कि नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है, तो फिर तो आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, एक्यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ चीज़ें जलने की बात कर रहा हूँ, लोड शेडिंग के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तो आप उनको ब्लेम कर सकते हैं और इसके ऊपर आप उनसे कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। और वो कोई भी मद हो सकती है। सिर्फ ये नहीं कि चीज़ जली है उसकी आप अमाउंट मांगेंगे, बल्कि आप मेंटल एगनी की भी अमाउंट मांगेंगे कि आपको ज़हनी कोफ्त हुई है, आप ड्रामा देख रहे थे, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और आप स्पॉइल हो गया पूरा। तो इन बेसिस के ऊपर भी आप पैसे क्लेम कर सकते हैं। इसको टॉर्ट कहा जाता है, हुकूक आसाइश कहा जाता है। हमारे मुल्क में बड़ा रेयर है, सही। बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। यूके की ये इख्तरा है, लेकिन मिलता नहीं है, लेकिन साबित कर लें तो मिल जाएगा। सर, पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर वर्क और ऑनलाइन वर्क के हवाले से कोई लीगल राइट्स मौजूद है? बिल्कुल, लीगल राइट्स मौजूद हैं, लेकिन पहले की निस्बत कम है। राइट। पहले क्योंकि ये फायरवॉल वाले इश्यूज नहीं हुए थे और नेट के कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पॉलिसीज बड़ी सख्त कर दी गई है। ठीक है, वो इंटरनेट के जो मसले हैं फायरवॉल से रिलेटेड, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अब आपकी 6 लाख से अगर ऊपर इनकम जा रही है तो आपने टैक्सेशन फाइल करनी है। एनटीएन या एसटीएन, सेल्स टैक्सेशन नंबर वगैरह, वो आपने फाइल करनी है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन है, उन्होंने एक पूरी गाइडलाइन और पॉलिसी ले डाउन की है ये फ्रीलांसर्स वगैरह जितने भी हैं उनके लिए। फिर आपके पास कोई सेफ ब्रैकेट भी मौजूद है। अगर आप वहां पे फॉल कर जाते हैं तो आप टैक्स एग्जेम्प्ट भी कर लेते हैं। लेकिन बाकायदा जो है लॉ, वो नहीं है। बाकायदा लॉ नहीं है जिसको आप क्लेम कर सकें कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो ये आपके कवायद ज़वाबित हैं। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, रूल्स और रेगुलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉ जो है वो एक अलग चीज है कि हाँ, ये इसके जरिए मतलब असेंबली में पास हुआ हुआ लॉ, मैं उस एक्ट की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है। रूल्स और रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए आपकी टैक्सेशन असेस की जा सकती है। इसके अलावा आप कितना गवर्नमेंट एक्सचेकरी में, खजाने में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं वो बताया जा सकता है। आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं ये बताया जा सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके जहाँ तक राइट्स की बात है, तो राइट्स एज ए सिटीजन ही आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। फंडामेंटल राइट्स के हद तक आर्टिकल 8 से 28 हैं, वही आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर्स हो गए या जितने भी ऑनलाइन बिजनेस में अपना काम कर रहे थे, ये फायरवॉल सिस्टम से और बाकी जितने भी मसले मसाइल हो उसकी वजह से इनका काम बहुत सफर हुआ, बहुत ज़्यादा सफर हुआ है। वो टैक्स, जो इंटरनेट की स्पीड वगैरह डिस्टर्ब हुई और ये जो प्रॉक्सीज वगैरह के मसले हुए, उनकी वजह से बहुत सफर हुआ। लेकिन अगर इनको पूरी एजुकेशन हो लॉ की, तो जहां से अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर रहे हैं तो दूसरे कंट्री से जो इनका माल आ रहा है, अगर उनकी टैक्सेशन पॉलिसी इन पे अप्लाई होती है तो वहां से भी ये टैक्स की एग्जेम्पशन ब्रैकेट में फॉल कर जाती है। राइट। फिर ये डबल टैक्सेशन नहीं क्लेम करेंगे। बिल्कुल। तो ये वाली अवेयरनेस भी आई थिंक इनको होनी चाहिए। सर, ये बताइएगा कि अक्सर सड़क पर जाते हुए ट्रैफिक पुलिस किसी आम इंसान को रोक लेती है, उसके पास हेलमेट भी मौजूद है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं और उसकी गाड़ी भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उससे खर्चा पानी मांगा जाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये हमारे जो ट्रैफिक लॉज है ना, उसके हवाले से एक तो अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है।
बिल्कुल लेकिन उसके साथ साथ अब तो खैर ई चालान भी आ गया, बिल्कुल जो सेफ सिटी के हवाले से हमारे पंजाब में इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी वायलेशंस इनके बुक में मौजूद हैं, हमारे लॉ में मौजूद हैं, लेकिन उसको मिसयूज किया जाता है। जैसे कि गाड़ी पे काले शीशे, हाफ शीशे हैं, फुल शीशे ब्लैक हैं, कितने परसेंट हैं, फ्रंट पे हैं, बैक पे हैं, और ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से करते हैं, अपनी मर्जी पे करते हैं। इसके अलावा हेलमेट के ऊपर, इसके बाद ओवर स्पीडिंग पे, इसके अलावा वो ज़्यादा नॉइज़ करने वाले हॉर्न जो हैं, वो इतनी ज़्यादा वायलेशंस उस ट्रैफिक लॉज में मौजूद हैं जिसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल, जो छोटे शहर हैं हमारे जनूबी पंजाब के, वहाँ पे वो ट्रैफिक सिग्नल्स का भी इतना ज़्यादा नहीं है जैसे कि बड़े शहरों में। बिल्कुल तो अब वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब आपने सुना होगा कि साल पहले इन्होंने चालान के जो फाइन्स थे हाईवे और मोटरवे पे, वो भी तकरीबन 100 गुना बढ़ा दिए, हाँ जी जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा था। वो 300 वाले जो चालान थे वो 1500 2000 के हो रहे थे। ऐसा ही हुआ लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी कि वो एक सेफ पैसेज है और उस पर लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जब ई चालान पे चेक किया जाता है, गूगल पे आप जाके सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि किसी एक ड्राइवर के 50-50 चालान 2 दिन में कटे। हाँ जी आप अगर चेक करें, अपने ई चालान को चेक करें, तो एक ही दफ़ा एक ही टर्न में जाते हुए, एक ही रूट पे जाते हुए कोई बाइक वाला जा रहा है तो सिर्फ वो जेब्रा क्रॉसिंग पे जाते हुए, जैसे मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, जेब्रा क्रॉसिंग पे जाते हुए, टर्न करते हुए, यू टर्न लेते हुए 5 वायलेशन करते हुए। हाँ जी लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट जो वायलेशंस हैं वो हमारे मुल्क में हो नहीं सकती उसकी कंप्लाइंस। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आपको ये चेक करने की जरूरत है आम आवाम को कि वो जो चालान काट रहा है उसके पूल कितने लगे हुए हैं। राइट अब 2 पूल वाला जो है वो चालान काट सकता है, ठीक लेकिन ये किसी को नहीं पता। हाँ जी उससे बिल्कुल कम उससे कम वाला जो है वो चालान नहीं काट सकता। और दूसरी बात ये है कि चालान काटने वाला क्या टिकटिंग अफसर भी है? आप पूछ सकते हैं कि आप टिकटिंग ऑफिसर भी हैं, यहाँ पे पुलिस वाला भी चालान काट रहा है, सही नहीं काट सकता। लेकिन उसमें लड़ा नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये है, आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं उसकी हाई हैंडेडनेस, आप उसको एलिज कर सकते हैं। ठीक है, आपने चालान भरना है या नहीं भरना वो एक अलग चीज है, आपका बाइक पकड़ लिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे रवैये भी डिफरेंट है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास बुक भी नहीं है, हमारे पास Exactly. लाइसेंस भी नहीं है, हम भूल गए तो हम अपनी अप्रोच लड़ाएंगे। ऐसे ही है तो ये कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। अगर हमने कोई वायलेशन नहीं की, 2 चीजें तो बेसिक है ना जो हम अपने पास रखें, लाइसेंस की कॉपी और बुक की कॉपी। उसके बाद हम अपनी बाइक को चेक करें, मेंटेनेंस उसकी ठीक है, या गाड़ी को चेक करें, मेंटेनेंस उसकी ठीक है। 3-4 चीजें हैं गिन के अगर वो ठीक कर रहे हैं तो फिर वो चालान नहीं काट सकते। ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कभी भी आपको चालान नहीं कर सकता। फिर आप चेक कर ले कि क्या वो मजाज अफसर है, वो चालान काट सकता है। अगर वो नहीं काट सकता तो फिर आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सर, जब कोई पुलिस वाले या पुलिस पार्टी किसी को बगैर वारंट गिरफ्तार करने जाते हैं और वो शख्स के घर में एंटर होते हैं बिना वारंट के, तो उस हवाले से क्या उस शहरी को सेल्फ डिफेंस राइट्स में ये हक हासिल है कि वो उनके ऊपर हमला कर सकता है कि वो उसके घर में बिना वारंट के एंटर हुए, उसकी चारदीवारी का जो तकद्दुस है उससे पामाल किया गया है? इसमें 2-3 चीजें हैं। राइट पहली चीज ये है कि हमारे ना यहाँ पे बेसिकली एक गलत कंसेप्ट बना हुआ है कि पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। राइट ऐसा नहीं है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। राइट इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें आप विद वारंट ही अरेस्ट कर सकते हैं। देयर आर वाइड पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। राइट क्योंकि ये एक अंग्रेजी दौर के लॉ हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, लेकिन पुलिस के हवाले से अभी तक अमेंडमेंट्स नहीं हुई। नहीं तो कभी भी आप ये चीज़ें ना पूछें उनसे। अगर वो पूरे तैयारी के साथ आए, वो वारंट दिखा दें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको वारंट नहीं भी दिखा रहे तो आप ऑफेंस की कैटेगरी देखें राइट कि वो किस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस पे आए। तो अगर आपके पास उतनी नॉलेज है तो फिर तो आप उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उससे पूछ लें जिसके पास इतनी नॉलेज है। राइट पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें वारंट की कैटेगरीज, तो मैंने आपको वारंट की अरेस्ट की कैटेगरी बताई। दूसरी है सर्च वारंट। बिल्कुल अगर सर्च वारंट की कैटेगरी है तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना होता है।
अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको नॉक करना है एक जगह से दूसरी जगह से, ऐलान करना है बाहर खड़े होके, जनान खाने का ख्याल करना है कि वहाँ पे ख़वातीन तो नहीं है अंदर, फिर उसमें सारे प्रिकॉशंस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख के फिर एंटर होना है। अगर वो ये सारे, फिर उनके साथ एक ख़वातीन भी होनी चाहिए, लोकेलिटी का एक रिस्पेक्टेबल भी खड़ा होना चाहिए, ये सारे अगर वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हैं तो फिर भी आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप उन पर अटैक करें, राइट, क्योंकि ही इज़ पब्लिक सर्वेंट और ये वाले जो राइट्स हैं वो लॉ ने उनको दी। आप उन पर कार्रवाई जो कल को कर सकते हैं वो एक अलग कार्रवाई है कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ एक्सीड की हैं, अपनी एक पावर से एक्सीड की है, उसकी रेमेडीज़ मौजूद है, पुलिस ऑर्डर में भी मौजूद है, सीआरपीसी के हवाले से पीपीसी में भी मौजूद है, आप वो प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे चढ़ाई नहीं कर सकते। सही, अगर हाँ ठीक है, मतलब कई हमने ऐसे वाक़यात मैंने भी सुने जिसमें पुलिस बहुत ज़्यादा तजावुज़ात कर जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, बिल्कुल, तो उसमें भी अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन कोई छोटी सी वीडियो ही बना लें। एट द मोस्ट यू कैन डू कि आप कोई प्रूफ इकट्ठा करें, वो प्रूफ आपके लिए सेवियर का काम करेगा। वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं हो सकता, तो आप इंटेलिजेंटली थोड़ा सा करें। दूसरी जो प्राइवेट डिफेंस की, प्राइवेट डिफेंस की जो आपने बात की है, तो प्राइवेट डिफेंस सिंपल सी एक चीज़ कहता है कि अगर जान का खतरा और प्रॉपर्टी का खतरा हो जो आपकी है, तो उस पर प्राइवेट डिफेंस 3-4 मॉड्यूल्स बताता है कि अगर उन मॉड्यूल्स के तहत आपने काम किया है और वाकई खतरा इतना इमिनेंट डेंजर की तरफ जा रहा हो कि वाकई आपकी जान जा सकती है, तो फिर आप स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर वो लीगली आया है, आपको अरेस्ट करने आया है, तब नहीं कर सकते। सही, अगर वो आर्बिट्रेरीली आया है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्डर आया है, लेकिन उसका अजाइम कुछ और है, ये आपने कैलकुलेट करना, सही। तो फिर आप कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे प्राइवेट डिफेंस के अंदर हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई चोर या कोई उचक्का आपकी प्राइवेट बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर भी आप अपना वेपन यूज कर सकते हैं उस टाइम, अगर आपको जान का खतरा है। जान और माल ये दोनों, आप उसके गार्डियन हैं, अगर कोई भी उसमें एंटर होता है तो आप उसमें अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। सही, उसमें आपकी कोई जवाब तलबी नहीं है, कोई भी एक्ट आपकी तरफ से किया गया इम्यून। सही। सर, इस हवाले से बताइएगा कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं लेकिन आपके पास प्रूफ मौजूद नहीं है, या फिर चंद एक डाटा है जैसे कि व्हाट्सएप पर कुछ ट्रांजैक्शंस या व्हाट्सएप पर कोई चैटिंग वगैरह मौजूद है, तो उससे फिर वापस पैसे लेने का क्या तरीकेकार है? या इसका कोई राइट या एक्ट मौजूद है? इसमें दो चीज़ें हैं, एग्रीमेंट है, अगर आपका मुआहदा है, राइट, मुआहदा रिटन होगा या ओरल होगा। ठीक, अगर ओरल एग्रीमेंट है जैसे आप कह रहे हैं, हाँ जी, ओरल एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज है हमारे लॉ। सही, ओरल एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है, लेकिन उसको साबित करना मुश्किल है। आप साबित कैसे करेंगे? गवाह लेके आएंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि कोर्ट्स या सबूत पे चलती है या गवाह पे चलती है। बिल्कुल, रिटर्न पेपर। तो अगर आप गवाह लेके आएंगे तो आपके गवाहों का जो बयान है, मौक़िफ़ है, उसमें ज़ाहिर है आप एविडेंस करवाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगी, जिरा भी होगी। बिल्कुल, तो या तो वो आपके पूरे मौक़िफ़ की तायीद करें, आपके पास अगर कोई सबूत है वो भी आप पेश करें, और आपने जैसे बताया कि वो ओरली सारा चल रहा है पहले सिनेरियो में, तो अगर आप वो ओरली विटनेसेस के जरिए साबित कर लेते हैं तो फिर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विटनेसेस उस हुए को भूल जाते हैं, क्योंकि लोग आते भी तो बहुत देर से हैं कोर्ट, बिल्कुल ऐसे ही। साल पहले हुआ होता है, 1.5 साल पहले हुआ होता है, और इसमें 2 साल की मियाद होती है, 2 साल बाद आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओरल एग्रीमेंट्स या रिटन एग्रीमेंट्स, कोई भी एग्रीमेंट, तो लोगों का देर से आना भी बहुत प्रॉब्लम है, विटनेसेस भी भूल जाते हैं, फिर उनको याद करवाना पड़ता है, सही, रिकॉल करवाना पड़ता है। वो आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कोर्स में कि आपने अपने गवाहों को तैयार नहीं करवाया, बिल्कुल, तो तैयार करवाना पड़ता है, रिकॉल करवाना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये आपने कहा व्हाट्सएप के मैसेजेस या ये, हाँ, तो पहले बात और थी 2002 से पहले, लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और उसमें मौजूद डाटा है, इसको रिकग्निशन है, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो कंप्यूटर में हो, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं आप इलेक्ट्रॉनिकली अगर रिटेन करते हैं, आप उसको कोर्ट में पेश करें तो ये सबूत है, राइट, चाहे वो स्क्रीनशॉट है, मैसेजेस है, कुछ भी है, आप उसको रख के प्रिंटेड फॉर्म में रख के कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ये वैलिड प्रूफ है। राइट,
मतलब आप इसको इजी नहीं ले सकते। इवन जो ब्लू टिक लगता है, डबल टिक लगता है, वो भी एक प्रूफ है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया हाई कोर्ट ने। इसका मतलब है कि सेंडर रिसीवर ने पढ़ लिया, सही, इसमें भी केस लॉज मौजूद है। राइट, अगर वो अभी ब्लू टिक नहीं लगा, इसका मतलब है कि डिलीवर हो गया है, व्यू नहीं हुआ, सही, इस पे भी फैसले आए। तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो इतनी, उसको आप कैजुअल नहीं ले सकते, सही, वो बहुत सीरियस है। जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं व्हाट्सएप में या बाकी सोशल मीडिया ऐप्स में, वो उसी तरीके से कोर्ट्स तक भी पहुंचती हैं बिल्कुल, और उनको हाईलाइट किया जाता है। जितने प्रूफ्स आप, इन शॉर्ट ये कि आप पेश करते हैं कोर्ट में, उनकी रिकग्निशन भी है, उनको माना भी जाता है और उनकी बेसिस पे फैसले भी आ जाते हैं और आए भी हैं फैसले। बेसिक चीज़ ये है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आपने कोर्ट में पेश किया, उनकी बेसिस पे आपने एविडेंस पेश किया, तो ये एविडेंस है। सही, तो इसको ये बेसिस पे कि ये मोबाइल में था और एविडेंस नहीं है, निगेट नहीं किया जा सकता। इट इज अ प्रॉपर एंड प्योर एविडेंस। अच्छा सर, किसी आदमी के पास वकला हजरात को देने के पैसे नहीं मौजूद या वैसे ही वो अपना केस खुद लड़ना चाहता है, तो क्या इस हवाले से भी कोई पाकिस्तान में लीगल राइट्स मौजूद है कि वो अपना केस को खुद देख सकता है या जुडिशरी के सामने पेश कर सकता है? इसमें हमारे पास लीगल एड कमेटीज़ मौजूद है। वैसे कोई ख़ास वर्क नहीं है इस पे, लेकिन फाइनेंशियल लीगल एड जो है वो मौजूद है। क्रिमिनल अलग है, सिविल अलग है। सबसे पहले मैं आपको सिविल लॉ के हवाले से बता देता हूँ। जो हमारे सिविल केसेस हैं, ज़मीनों के मामलात हो गए या और कारोबारी मामलात हैं, उसके हवाले से सीपीसी का हमारा एक ऑर्डर है, ऑर्डर 3, कि जो भी केस होगा वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। या आप खुद कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, या कोई अपना रिकग्नाइज एजेंट पेश कर दें, कोई भी एजेंट, उसको एक तहरीरी आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे के पेश कर दें, और तीसरा थ्रू प्लीडर, मतलब वकील के थ्रू। तो ये ऑप्शन मौजूद है, आपके लिए कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। लेकिन क्योंकि वो आपके वर्स्ट होते हैं लॉ के ज़रिए, तो आपका ज़रा अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, सारे अमले को जानते हैं, सारे सेटअप को जानते हैं, कहाँ आप एक एक चीज़ के लिए कभी उसको ढूंढ रहे होंगे, कभी उसको ढूंढ रहे होंगे। तो एक ही जगह पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए। और दूसरी बात है कि कोर्ट सुनती भी उनको ज़्यादा है, तो आपको फिर डांट देगी, तो इसीलिए फिर वकीलों को फिर ऑब्लाइज कर लिया जाता है। ये सिविल मैटर्स के लिए। क्रिमिनल मैटर्स में ज़रा सीन डिफरेंट है। क्रिमिनल मैटर्स में अगर आप एक्यूज्ड कैटेगरी से हैं और आपके पास कोई लॉयर नहीं है या उसके पास आप फीस नहीं है, तो उसमें आप स्टेट एक्सपेंस पे आपको लॉयर दे दिया जाता है। लेकिन आप प्रूफ कर दें कि यू आर डिजर्विंग पर्सन। अगर आप डिजर्विंग हैं तो आप बताते हैं, उसके लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच गवर्नमेंट की ब्रांच होती है, तो उसमें आप अपना नाम लिखवाते हैं। इवन जो जेल में भी हैं उनकी भी लिस्टें जाती हैं, तो वहाँ से फिर उनकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच में आपको वकील, जो डिस्ट्रिक्ट हमारी यहाँ पे कैबिनेट होती है, उसकी तरफ से वो जो डेजिग्नेटेड लॉयर्स होते हैं उसको दे दिया जाता है कि हाँ जी आप करें। उसमें उनको फीस डिस्ट्रिक्ट जो आपकी कैबिनेट है ना, उनके फंड से जाती है, आपने नहीं कुछ देने पैसे। तो ऑप्शन मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसे देने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पे भी कई लोगों को शायद नहीं पता या उनको बताया नहीं जाता। हाँ जी, बताया नहीं जाता, पेश भी हो सकते हैं। अब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पास लोग बड़े शर्मसार होके आते हैं कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। उसको प्रो बोनो केस कहते हैं कि हम फ्री में केस करेंगे आपका। अक्सर लोग इसको भी मुहिम बना लेते हैं, तशहीर का, एडवर्टाइजिंग की एक कैंपेन बना लेते हैं कि रमज़ान शरीफ है, फ्री पैकेज चल रहा है। लगाया कई लोगों ने, तो उसको भी फ्री पैकेज बना लेते हैं एक एडवर्टाइजिंग का, जो कि अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप डिजर्विंग लोगों के साथ करें, लेकिन तशहीर की बेस ना बनाएं। मेरा अपना वैसे पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन कई ऐसे वाकई डिजर्विंग लोग आते हैं जिनके पास वाकई पैसे नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर केस मुसल्लत हो चुका होता है, दूसरे ने केस किया हुआ है, उन्होंने डिफेंड करना है, तो वो कैसे करें? और ख़ुद वो इतने बेचारे सादा होते हैं कि वो पेश नहीं हो सकते। तो मेरे पास भी ऐसे कई केस आते हैं, और 1-2 केस ऐसे आए भी जिसमें उनकी जो टिकटों के पैसे थे वो भी मैंने अपने जेब से दिए। मतलब आप फ्री केस कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, जैसे डॉक्टर फ्री में एडवाइस दे रहा है और चीज़ है, दवाई कोई अपनी जेब से नहीं देता। लेकिन कई ऐसे डिजर्विंग आ जाते हैं कि आपको टिकट्स के पैसे भी अपनी जेब से देने पड़ते हैं, तो वो फिर आप करना पड़ता है। ऑप्शंस हैं,
और ये एक लीगल एड कमेटी प्रोसिक्यूशन ब्रांच की भी बनी हुई है लाहौर में, उन्होंने भी डेजिग्नेट किए हुए हैं जो जेल में विजिट भी करते हैं। ये है जी इसमें। अच्छा सर, लास्ट में हमारी ऑडियंस को क्या ऐसा सजेशन देना चाहेंगे कि एक आम आदमी को उसके ये राइट्स मालूम होने चाहिए, जो कि जनरल हो, एक आम शहरी को? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बहन भाइयों से पूछने की बजाय या गूगल से पूछने की बजाय आप पूरा वर्कआउट करके आए। दूसरी बात है कि गूगल पे जब भी आप सर्च करेंगे ना, उसमें डाइवर्जन बहुत है। मैं अपने बेस पे कह रहा हूँ कि अगर मैं भी कुछ ढूंढने लगूंगा ना, क्योंकि लॉ में हर जुरिस्डिक्शन में फ़र्क है, पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की अलग है, तो वो आपको जो भी नॉलेज देगा वो एक मिक्स्ड बंच की फॉर्म में देगा। बिल्कुल, वो तो स्टोर डाटा से आपको हाँ, तो वो आप एआई की सूरत में भी लेके आएंगे, आपको कभी भी रिफाइंड और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी अपनी जो सोच है और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिली हुई जो नॉलेज है वो मिक्स्ड होकर ना एक कंफ्यूज्ड किस्म की एक नॉलेज बन जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप कोई नॉलेज लेना भी चाहते हैं तो खुदारा वो सही नॉलेज लें, और जब आप अप्रोच भी कर रहे हैं तो सही बंदे को अप्रोच करें। मुझसे कोई पूछता है ना जब भी कि आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कोई बड़े डॉक्टर का नाम बताएं, तो मैं बहुत डरता हूँ बड़े डॉक्टर से। सही। मैं कहता हूँ बड़े नहीं, मुखलिस डॉक्टर के पास। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी रीज़न ये है कि बड़े डॉक्टर पहले तो टाइम नहीं देते, और दूसरा अगर वो टाइम दे भी दें तो उसके बाद क्या गारंटी है कि वो मर्ज की शिफा कर दें। मर्ज तक पहुंच जाना अक्सर असल काम है। हमारे यहाँ पे मुखलिस लोगों की कमी है। मुखलिस जब इंसान हो जाए तो फिर वो काबिल हो जाता है, वही काबिल है। यहाँ पे बड़े वकील नहीं चाहिए, मुखलिस वकील चाहिए। कानून से मुखलिस चाहिए, आपके काम से मुखलिस चाहिए। अगर वो मुखलिस हैं, कई आपके पैसे भी छोड़ देंगे, आपके मामलात में पीछे भी भागेंगे, आपको जस्टिस दे के छोड़ेंगे। अगर वो बड़े हैं ना तो आप चक्कर काटते रहेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ जितनी भी ऑडियंस है उनको ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जब भी सर्च करें, किसी बंदे को सर्च करें कोर्ट के हवाले से, मुखलिस ढूंढें, अपनी एडवाइस लें तो सही लें, रिफाइंड लें। हम तो कुरान पाक तर्जुमे से नहीं पढ़ते, हम तो वो कौम है, ऐसे ही है। तो हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो कोई भी चीज़ ढूंढे तो उसको सराहत से ढूंढें, तफसील से ढूंढें, फिर जाके आप जगह पे पहुँचे, कभी गलती नहीं होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग, और आपने आज इतनी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा हमारी ऑडियंस।